Good morning, everyone. Okay. Yeah, good morning. See, how was the test paper on the Sunday को हुआ था ना आपका test? How was the test? हेलो, ठीक है. तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क था? ओके, क्या होमवर्क था? डन? सबने कर लिया? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 7. ओके, किसी को डाउट है इसमें? ऑलरेडी एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 to 7 में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बताओ. नो डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 क्या है? फॉर एन आइडियल गैस the number of moles per liter in terms of pressure, gas constant and temperature. देखो, PV is equal to nRT होता है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर क्या हो गया बताओ? N by V हुआ ना? Everybody is that clear? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर क्या हो गया? N by V हुआ. श्रेयस, is that clear? Next 11. 11 तो क्वेश्चन ही नहीं दिया था मैंने यार. एक्सरसाइज 1 में 11 क्वेश्चन ही नहीं है. 10 ही क्वेश्चन है भाई. आयुष, कहां से पूछ रहे हो भाई? There is no question number 11. इंटेक्स एक्सरसाइज 1 दिया था. इंटेक्स एक्सरसाइज 1. इंटेक्स एक्सरसाइज 1 दिया था. ये दिया था ना मैंने, इंटेक्स एक्सरसाइज 1. इंटेक्स एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? पूछ रहे हैं में कौन सा गलत है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. अच्छा, एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी, क्या ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के? इट इज एनआरटी, तो ये तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है ना. एवरीबॉडी, पीवी तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है या नहीं है? तो ये वाली बात सही है क्या? इज द फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट? सो इट इज फॉल्स, राइट? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. और पूछा ये कौन सा फॉल्स है, तो यही आंसर होगा ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? पूछा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये फॉल्स है ना. ओके, ठीक है. मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर. ये अभी हम पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट दिस स्टेटमेंट. काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में. इसी मतलब इसी में आगे पढ़ेंगे. आइडियल गैस इक्वेशन इज नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. देखो, आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना, ये रियल रियल और आइडियल गैस का कंपैरिजन पढ़ेंगे तब हम बता पाएंगे इसके बारे में. रियल गैस एंड आइडियल गैस का कंपैरिजन जब हम पढ़ेंगे, देन विल बी एबल टू फिगर आउट द डिफरेंसेस. और जो लास्ट पार्ट है द गैस कांस्टेंट, ये भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये भी आगे की चीज है, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. नेक्स्ट बताओ. एवरीडे आगे और किसी में डाउट है?
Everybody, any other question? Question number 9. One liter of gas weighs 2, देखो 1 लीटर गैस है और मास 2 ग्राम है। इफ द प्रेशर को हमने कर दिया 0.75 atm, then at which of the following temperatures will 1 liter weigh the same 1 gram? ठीक, देखो 1 लीटर गैस का बेसिकली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, ठीक है। तो पीवी बाई टी जो है दैट विल बी एनआर, और बोल रहा है कि सेम गैस की बात हो रही है, तो 1 लीटर ऑफ गैस विल वे सेम, तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही रखा गया है ना। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अभी आपको करना क्या है, यू हैव टू अप्लाई P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। ये समझ में आया क्या? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2 लगाएंगे तो 1 atm है और टेम्परेचर कितना है 300, P2 क्या है 0.75, तो T2 क्या आएगा बताओ? एवरीबॉडी T2 क्या आएगा बताओ? ओके जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि इन्होंने बोला है 1 ग्राम है। एक सेकंड, 2 ही ग्राम नहीं मिला है क्वेश्चन में, एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर 1 ग्राम बोला है, राइट? मिला आपको ये एवरीबॉडी, क्वेश्चन मिला? इसमें 2 ग्राम नहीं 1 ग्राम बोल रहा है, तब तो अपने को थोड़ा चेंज करना पड़ जाएगा, रुक जाओ। ठीक है, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो हम लिख सकते हैं कि पीवी अपॉन एन टी इज कांस्टेंट आर, जो कि हमेशा सेम रहेगा, राइट? तो ये लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो V तो कैंसिल हो गया, तो अब हमें क्या मिला P1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन N2 T2। अब गिवन मास पहले 2 ग्राम था, तो नंबर ऑफ मोल्स आया 2 अपॉन m, फिर 1 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा 1 अपॉन m, ठीक है। m m कैंसिल हो गया, तो अब तुम्हें क्या मिल रहा है एवरीबॉडी? अब मिल रहा है तुम्हें P1 अपॉन 2 T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो बेसिकली T2 क्या हो गया, T2 आ गया P1 अपॉन 2 T1। देखो इसे एक बार सॉल्व करके देख लो, इसमें वैल्यू क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करो। अप्रोच समझ में आया कैसे कर रहे हैं? एवरी प्लीज रिस्पॉन्ड, अप्रोच समझ में आया? ओके तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि P1 T2 इज इक्वल टू 2 T1 P2। सो बेसिकली T2 आएगा एक सेकेंड, T2 आएगा आपका P2 अपॉन P1 इंटू 2T1। एवरीबॉडी डन? किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं, ये लिखना है। ओके ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? ओके तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक कवर किया था, कौन सा लॉ लास्ट कवर किया था हमने, जरा एक बार बताना एवरीबॉडी, व्हिच वाज द लास्ट लॉ दैट वी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर? चार्ल्स लॉ, ओके।
ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ हम कवर कर लेते हैं. सिद्धेश हैज डाउट इन फोर्थ क्वेश्चन. तो सिद्धेश, तुम उस वक्त क्यों नहीं बोलते हो जिस वक्त क्वेश्चन चल रहा होता है? क्वेश्चन है 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर है 300 केल्विन, was cooled. 400 centimeter cube of oxygen at 27 degrees Celsius was cooled to -3 degrees. -3 डिग्री कितना केल्विन हुआ सिद्धेश, बताओ? 270 केल्विन हुआ ना. द कॉन्ट्रैक्शन ऑन वॉल्यूम विल बी, तो V प्रोपोर्शनल टू T होता है, राइट? तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 आएगा. तो V1 400 है, T1 300 है, V2 निकाल लो, T2 दिया है. तो V2 कितना आएगा बताओ? 270 इंटू 4 अपॉन 3. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? बताओ सिद्धेश, कितना आ रहा है ये? 360 सेंटीमीटर क्यूब. तो अब 400 सेंटीमीटर क्यूब से 360 सेंटीमीटर क्यूब हो गया. तो कॉन्ट्रैक्शन कितने ml का है बताओ? कितना ml कम हो गया यहाँ पे? डिफरेंस -40 का है ना, कम हो रहा है 40. तो दैट इज योर आंसर. ठीक है सिद्धेश, या कोई डाउट है? सिद्धेश क्लियर? कैन वी मूव अहेड नाउ? लिख लिया तुमने? ओके. सी नाउ लेट अस कम टू Gay-Lussac's लॉ, जो हमारा नेक्स्ट गैस लॉ है. देखो, Gay-Lussac's लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट V एंड N, यदि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. ठीक है, यदि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. समझ में आ रही बात एवरीबॉडी? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक प्रेशर कुकर है, तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, कुकर है ना, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, सीटी लगी होती है. अब इसको गर्म करो, हीट करो इसको, तो प्रेशर बढ़ता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स भी गैस के फिक्स्ड ही हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही है. हीट करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा. तो P प्रोपोर्शनल टू T है ना. तो अपन लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KT, यानी P बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो अपन यहाँ क्या लिख पाएंगे इससे? P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अपन इधर क्या लिख पाएंगे? P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. ठीक है, राइट इट डाउन. डिफरेंशियल फॉर्म भी ऐसे लिख सकते हैं, dp इज इक्वल टू k dt. डन एवरीवन? ओके. अच्छा, इसका एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये लिख लिया तुमने? बताओ कहाँ देखने को मिलेगा? प्रेशर कुकर में बेस्ट देखने को मिलता है. इज दैट क्लियर? ओके. हॉट एयर बलून नाम सुना है? हॉट एयर बलून कभी सैर किए हो? बीच के आसपास मिलेगा तुम्हें. हैव यू एवर बीन थ्रू वन ऑफ दोज?
आयुष घूमा है, प्रथमेश, प्राजक्ता, ओके, अच्छा नाम सुना है, चलो कोई बात नहीं, कभी घूमने का मौका मिले तो ट्राई करना। हॉट एयर बलून में भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसको हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब लिख लिया था ना एवरीबॉडी, रिटन, प्रीवियस पॉइंट वाज रिटन आई बिलीव, या, तो लेट अस डू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं, सपोज दिस इज प्रेशर and this is temperature, so you will be getting a graph like this, right? Everybody, is that clear? This is pressure and this is temperature, and this will be a straight line which will pass through origin. अब अपन यदि इसको ऐसा कर लें कि टेम्परेचर को, प्रेशर ऐसा ही रखें और टेम्परेचर को कर दें इन डिग्री सेल्सियस, राइट? तो ये वाली पॉइंट यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगी -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? कोई दिक्कत है? Everybody please respond, is that clear? Okay, then write it down. Okay, wait करूँ? डन, ओके। अब देखो यदि हम इसको प्लॉट कर दें ऐसे, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये अलग अलग पॉइंट पे आएगा, राइट? इस तरह से सपोज हमने ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज V1 V2, ये समझ में आ रहा है? दिस इज अ ग्राफ ड्रॉन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दिस इज कॉल्ड आइसोकोर। एवरीबॉडी, दिस इज द ग्राफ drawn at constant volume, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी इसको क्या बोलेंगे? Let's say this is M1, M2, and this is M3. So this will be called isocore. So can you compare M1 like M1, M2 और M3 के basis पे V1, V2, V3 compare कर सकते हो? Okay, V1 greater than V2 greater than V3. देखो यहाँ पे भी वही है, PV is equal to nRT होता है ना? तो P को हम लिख सकते हैं क्या? V अपॉन NR अपॉन V इंटू T। तो स्लोप जिसका मैक्सिमम है, देखो स्लोप जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो देखो मैक्सिमम स्लोप किसका है? V3 का, तो इसका मिनिमम होना चाहिए ना वॉल्यूम, तो ये ऑर्डर आएगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आ रही है बात? ओके, राइट इट डाउन।
डन एवरीवन? ओके ओके, राइट डाउन पाथ. ओके सी, अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस की. तो क्वेश्चन क्या है? अ प्रेशर कुकर इज प्रेजेंट at 70% of its maximum capacity at 350 Kelvin. Calculate the minimum pressure. Calculate the minimum pressure at which the cooker will explode upon heating. क्वेश्चन समझ में आया ऑलरेडी? कुकर है, उसको गर्म करने पे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पे तो फट ही जाएगा ना. एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इसकी भी. तो 350 केल्विन पे ये अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे, जो भी इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका 70% पे है. ठीक है, तो जब इसको हीट करेंगे तो मिनिमम किस टेम्परेचर पे फटेगा? दिस इज 350 केल्विन. दिस इज 350 केल्विन. फाइन. ओके आदित्य खालकर, फाइन, योर आंसर इज करेक्ट. नयनेश वेदांत, फाइन, सही है आपका आंसर. श्रेयस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है. ओके डन एवरीवन? एवरीवन डन? सबका आंसर आया? अच्छा, कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? P इज प्रोपोर्शनल टू T, यही लगाओगे ना? दैट P इज इक्वल टू KT, राइट? तो अपन क्या लिख सकते हैं? P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2. अपन यही लिख सकते हैं ना, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2. तो अब सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है. एवरीडे सबका आंसर आया? और कितने लोग का आंसर नहीं आया ये बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन? एवरीबॉडी, कितने लोग का आंसर नहीं आया है? सबका आ गया आंसर? कल्पेश, तुम्हारा आंसर नहीं आया है? ओके. पार्थ का भी आंसर नहीं आया है, ठीक है. नरेंद्र नहीं आया आंसर. श्रेयस नहीं आया आंसर, ओके. निखिल नहीं आया. तो तुम लोग सोच रहे हो क्यों नहीं आ रहा आंसर तुम्हारा? व्हाट इज द रीजन? व्हाट डू यू थिंक आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है?
ओके, P1 by T1, देखो P1 ऑब्वियसली 0.7 इसका मैक्सिमम कैपेसिटी पकड़ लेते हैं, तो ये फटेगा तो इसके अपना मैक्सिमम कैपेसिटी P पे, तो यार ये अप्लाई करना तो वही बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। एवरीबॉडी, डू यू थिंक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू? इतना तो करना पड़ेगा भाई, तुम आईआईटी जाना चाहते हो। एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? फाइन, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये लिख लिया था ना सबने? फाइन, आगे बढ़ते हैं। सी, नेक्स्ट अपना जो लॉ है दैट इज अवोगाड्रोस लॉ। देखो अवोगाड्रोस लॉ तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट एवरीबॉडी? अवोगाड्रोस लॉ जो है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं मोल में। यहाँ भी वही कहानी है, कोई बहुत बड़ी नई कहानी नहीं है। ये क्या कहता है, v इज प्रोपोर्शनल टू n एट कांस्टेंट p एंड t। मतलब क्या है सिद्धेश, क्या पूछना चाह रहे हो? बट हाउ डू वी फाइंड प्रेशर इन दैट? प्रेशर तो तुमको अज्यूम करना होगा ना कि मैक्सिमम कैपेसिटी x है तो 0.7x होगा भी प्रेजेंट कैपेसिटी, क्वेश्चन में लिखा है। फटेगा तो प्रेशर की वजह से ही ना। इज दैट क्लियर सिद्धेश? प्रेशर ही पूछा है ऑब्वियसली। नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तुमको? क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मिनिमम, सॉरी नहीं नहीं, मिनिमम टेम्परेचर है ये, टेम्परेचर है, टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर। ज्यादातर लोगों ने टेम्परेचर ही निकाला था, टेम्परेचर निकालना है सिद्धेश, ठीक है। प्रेशर तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा ना। ठीक है, यदि उसमें वो गलत था, उसमें आप टेम्परेचर कर लीजिए, दैट विल बी द टेम्परेचर। हाँ, अब देखो आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ पे, अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, देखो अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, यदि कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो बहुत आसान सी बात है, तुम्हारे पास एक बलून है, ठीक है। अब इस बलून में जैसे तुम सपोज यू आर ब्लोइंग दिस बलून, बलून फुलाया ना सबने? एवरीडी फुलाया नहीं फुलाया? ओके, अब ये बलून तुम फुला रहे हो सपोज, तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना एवरीडे? यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है एटमॉस्फेयर में, तो तुम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, बलून की साइज बढ़ती है, तो v प्रोपोर्शनल टू n है, तो v इज इक्वल टू के एन लिख सकते हैं, यानी v बाई एन कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम पर मोल 22.4 लीटर होता है ना। सो कैन वी राइट v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू v2 अपॉन n2, यही 22.4 होता है। ये पढ़ा है ना मोल में कि एक मोल का वॉल्यूम जो है एसटीपी या 22.4 लीटर होता है। सो दिस इज अवोगाड्रोस लॉ। क्लियर है सबको? ओके, ओके देन राइट इट डाउन। ओके, अब जरा बात करते हैं आगे की। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने चार गैस लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ,
Gay-Lussac's law, and Avogadro's law। ठीक है, ये हमने 4 लॉज पढ़े हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, वी विल नाउ टॉक अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। देखो अब हम बात करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या करते हैं, जैसे देखो v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, कोई एक पैरामीटर ले सकते हैं हम, v प्रोपोर्शनल टू n t एंड v प्रोपोर्शनल टू n। ये 3 लॉज है ना, दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ एंड दिस इज एवोगाड्रोस लॉ। तो v प्रोपोर्शनल टू n t बाई p, ये रिलेशन बना। देख लो, v प्रोपोर्शनल टू n t रिलेशन बना, तो यहाँ क्या बन गया, pv प्रोपोर्शनल टू n t। राइट डाउन, इसको लिख लीजिए पहले। डन एवरीवन? ओके, राइट डाउन देन। लास्ट पेज, प्रणव देवरे, चलो ठीक है लास्ट पेज पे जाते हैं, आगे लास्ट पेज पे। आर की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आएगा ना भाई, रुक जाओ अभी, रुक जाओ। डन। ओके डन, फाइन। अच्छा, कुछ और भी तरीके हैं जिसके थ्रू हम आपको कर सकते हैं, जैसे कैसे, देखो सी, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं p प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v, p प्रोपोर्शनल टू t एंड p इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू n, है ना। तो p प्रोपोर्शनल टू nt बाई v आया, यानी pv प्रोपोर्शनल टू nt फिर से आ गया। राइट डाउन ओम, लिख लो इसको। अच्छा, जब एक साथ, जैसे मान लो एक पेज से जब नेक्स्ट पेज पे अपन जाते हैं और आपका लिखने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसी वक्त बोल दीजिए, एक पेज नेक्स्ट पेज मूव करने के बाद मत बोलिए। ये सबने लिख लिया, एवरीडे रिटन और नॉट? ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अपने को वही रिलेशन मिलेगा। व्हाट इज द रिलेशन, इट इज पीवी इक्वल्स एनआरटी। पी प्रोपोर्शनल टू एन कोई लॉ नहीं होता है सलोनी, बट ऑब्वियसली तुम एक बात सोचो, बलून है उसमें हवा भरते जा रहे हैं तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। या मान लो ऐसा करो, फिक्स्ड वॉल्यूम रखो, जैसे एक कंटेनर रखो, प्रेशर कुकर, और उसमें हवा भरते जाओ, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर बढ़ेगा ना इसमें। ये किसी ने लॉ बनाया नहीं है, सो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस दिस। तो ये आ गया आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस, राइट। इसको अपन बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। P is inversely proportional to V। हाँ, तो इसमें क्या हो गया, शेयर V को क्या है, V कांस्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, और कांस्टेंट वॉल्यूम में तुम हवा भरते जाओ, प्रेशर बढ़ेगा ना।
अरे गैस का सिलेंडर लो, उसमें गैस भरते जाओ, कांस्टेंट है, सिलेंडर का वॉल्यूम तो एक्सपैंड करेगा नहीं, प्रेशर बढ़ता जाएगा ना सिलेंडर के अंदर। इज दैट क्लियर? श्रेयस तुम्हारा क्या डाउट है बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? आर पे आएंगे, आर की बात अपन करने वाले हैं, रुक जाओ थोड़ा। अनम्यूट करो, अनम्यूट का परमिशन तो है ही ना तुम्हारे पास? सर अगर P is inversely proportional to V है और V directly proportional to N है तो फिर P directly proportional to N कैसे? अरे नहीं भैया, वो अलग अलग कंडीशंस पे है। मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तब है जब N और T कांस्टेंट है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N तब है जब बाकी दो पैरामीटर्स कांस्टेंट, कौन से, V और T। तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना इसका। हाँ समझा सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो अब ये तो PV इक्वल टू एनआरटी हो गई, ये बात आपने मोल में ही पढ़ रखा था, ये नया तो नहीं है ना आपके लिए रिलेशन, ये तो मोल में ही पढ़ा है ना। तो अब ये बताओ आर क्या होता है, आर क्या होता है बताओ, टेल मी व्हाट इज आर। आर क्या है? आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as universal gas constant। आर क्या है? आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट because the value of the constant is same for all the gases under all the conditions। Is that clear? एवरीडी, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं बिकॉज जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो सारे गैसेस के लिए हर कंडीशंस में सेम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज आपको पता ही है। आर की वैल्यू होती है 1/12 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये फिर से बताने की जरूरत है क्या कि कैसे ये ठीक है, या फिर 0.0821, ये फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि यूनिट्स कैसे आते हैं? एवरीडी, बताने की जरूरत है? कोई कुछ बोलो। अच्छा, कैलोरी में ये अप्रोक्सीमेटली 1.99 के आसपास आता है, क्योंकि 1 कैलोरी इज 4.18 जूल। ठीक है, तो ये वहां से रिलेशन आ जाता है, दिस इज जूल, जे अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल बोल सकते हो। डन एवरीवन? अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो ज्यादा देखो ज्यादातर यूज जो होता है 1/12 ही होता है। 1/12 क्यों यूज होता है समझ में आ रहा है? क्योंकि नॉर्मली प्रेशर एटीएम में रहता है, वॉल्यूम लीटर में रहता है ना? तो यही यूज होगा ज्यादातर केसेस में। ये तो ऐसा यूनिट है, प्रेशर थोड़ी रहता है पास्कल में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में थोड़ी रहता है। तो द वन विच विल बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस
What is that? It is 1/12. ठीक है एवरीबॉडी? ओके फाइन। तो ये तो गया गैस लॉ। जस्ट मिनट, अभी बात कर लेते हैं कंबाइंड गैस लॉ की। कंबाइंड गैस लॉ हमने पहले पढ़ा था एवरीबॉडी। कंबाइंड गैस लॉ कुछ याद आ रहा है? नहीं? ओके देखो कंबाइंड गैस लॉ क्या करता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जैसे मान लो एक सिस्टम ऑफ गैस है, वो प्रेजेंट है एट स्टेट ए, इसको हम स्टेट ए से लेके जाते हैं स्टेट बी पे, राइट? एक सिस्टम ऑफ गैस है स्टेट ए पे, उसको हम स्टेट ए से लेके जाते हैं स्टेट बी पे। तो इस प्रोसेस में कौन सी चीज सेम रहने वाली है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, जब हम इस सिस्टम ऑफ गैस को स्टेट ए से स्टेट बी में लेके जाएंगे तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, राइट? डोंट यू थिंक आर विल ऑलवेज रिमेन सेम? ओके, तो आर जब सेम है तो आर क्या होगा? लेट्स से वी कैन राइट पी ए वी ए अपॉन एन ए टी ए इज इक्वल टू पी बी वी बी अपॉन एन बी टी बी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब देखो एन और टी सेम रख दो तो क्या मिल जाएगा तुमको? एन और टी, जैसे मान लो इसका स्टेट है पी ए वी ए एन ए टी ए, और इसको रख दो पी बी वी बी एन बी टी बी, ठीक है? अब एक काम करो, देखो एन और टी कांस्टेंट रखो, क्या मिलेगा तुम्हें एन और टी कांस्टेंट रखने पे? पी ए वी ए इज इक्वल टू पी बी वी बी मिल जाएगा। एन टी को कांस्टेंट रख दिया तो बोयल्स लॉ मिल गया। तो बोयल्स लॉ यही कहता है ना, पी वन वी वन पी टू पी टी प्रोवाइडेड एन एंड टी कांस्टेंट। अब देखो पी और एन काट दो, वी ए बाई टी ए वी बी बाई टी बी आ जाएगा, तो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? चार्ल्स लॉ मिल जाएगा। क्लियर है? ओके देन राइट इट डाउन। तो हमें सारे लॉ याद नहीं रखने हैं, एक ही लॉ रखें तो याद तो काफी है ना अपने लिए। सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन अपने को याद है तो अपने लिए काफी है ये, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। डन एवरीवन? ओके तो गाइस बेसिकली अपने को करना यही है, अपने को ये रिलेशन याद रखना है, राइट? This is the relation we are supposed to keep in mind, that PV upon NT is always constant, right? Okay. ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। सी कुछ और भी हैं, अदर डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन क्या बोलेंगे, आसानी चीज है वो। देखो फॉर्म्स हैं अलग, जैसे पीवी को हम लिखते हैं एनआरटी, तो एन क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, एन क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है?
तो अब P इंटू मोलर मास को मैं लिख देता हूं W/V इंटू RT। अब ये W/V क्या है? डेंसिटी। तो एवरीबॉडी कैन वी राइट D इज इक्वल टू PM/RT? D यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस। देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस बोल रहा हूँ, वेपर डेंसिटी होता है, याद है? एवरीबॉडी एक टर्म होता है वेपर डेंसिटी, याद है? इसलिए एब्सोल्यूट डेंसिटी बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये एक्चुअल मास बाय वॉल्यूम है ना, कोई रिलेटिव तो है नहीं। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसको एब्सोल्यूट डेंसिटी बोलते हैं। वेपर डेंसिटी रिलेटिव होता है सलोनी। डन एवरीवन? ओके। डन। ओके। देखो अपन अब छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, है ना? क्वेश्चन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड by a system of 10 moles of gas in 2-liter container at 400 या 600 केल्विन। ठीक है, ये निकालो। नेक्स्ट पेज। अब ये नेक्स्ट पेज कौन सा? कल पेज। टू 250 ATM सबका आया आंसर? नहीं दिख रही है एवरीडे? आंसर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या एवरीडे? कैन यू सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट। ओके, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा वीक, इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, देखो सबका आंसर आया। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी वी क्या लेंगे? 1 लीटर दिया है, 2 लीटर दिया है, तो 2 ले लो। एन 10 है। यही करना है ना एवरीबॉडी? यही करना है बस। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, ओके। तो देखो ये मतलब एक बेसिक क्वेश्चन था जो हमने आइडियाज के ऊपर लिया। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट पेज। डन श्रेयस? ओके ठीक है।
देखो अभी अपन कुछ करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन isothermal mixing of gases. आइसोथर्मल मिक्सिंग ऑफ गैसेस के ऊपर हम थोड़ा प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखो अभी एक क्वेश्चन कैसा है, आई टेल यू। जैसे मान लो अपने पास एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है कुछ इस तरह का, दिस इज लेट्स से कंटेनर 1 एंड दिस इज कंटेनर 2। ठीक है, कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है। इधर गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, टेम्परेचर दोनों तरफ सेम है, इधर भी T है, इधर भी T1 है और इधर भी T2 भी T ही है, मान के चलो दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है, P2 V2। बीच में एक लगाया हुआ है स्टॉप कॉक, ठीक है, S1 लगाया हुआ है। सो व्हेन S इज रिमूव्ड, N भी कांस्टेंट ही है ना, टोटल मोल्स तो कांस्टेंट ही है। व्हेन N इज रिमूव्ड, क्वेश्चन है एक तरह से, क्वेश्चन की तरह ही सही लो, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, calculate the final pressure in the combined system of gas, calculate the final pressure in the combined system of gas। ये जो combined system है गैस का, इसके अंदर फाइनल प्रेशर निकालिए। if the volume of connecting pipe is considered, if the volume of connecting pipe is negligible, S is a stopper जो कि गैस को मिक्स होने से रोक रहा है। ठीक है सिद्धेश, S हटाओगे तो गैस मिक्स हो जाएंगे दोनों कंटेनर के। एक तरह से वाल्व है जो कि नहीं मिलने दे रहा है गैसेस को मिक्स नहीं होने दे रहा। P1 V1 P2 V2 यूज करोगे तो तुम्हें सोचना है ना अप्रोच क्या लगेगी अमन। टेम्परेचर सेम इन बोथ कंटेनर्स, करेक्ट प्रथमेश। किसी का आया आंसर? हाँ वेरी गुड प्रथमेश, योर आंसर इज फाइन। क्रिश नहीं, आंसर गलत है भाई, एनआरटी के टर्म्स में निकाल। वैसे ठीक है N1, but Krish your answer should be N1 RT plus N2 RT upon V1 plus V2। You have considered moles to be same, ऐसा कहीं दिया नहीं है कि दोनों में मोल्स भी सेम है। आदित्य आंसर गलत है। देखो बहुत आसान है, I'll tell you multiple approaches to solve this question। Should I help you now? Would you like to try or should I help you?
हाँ श्रेयस, your answer is fine. See, there are 2 or 3 students who have answered correctly. 3 बच्चों ने सही जवाब दिया है. Yeah, Nanesh, answer is fine. Good. नहीं वेदांत, अच्छा और टाइम चाहिए? एवरीबॉडी और टाइम चाहिए और शुड आई सॉल्व इट नाउ? चलो ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अप्रोच क्या यूज कर सकते हो? जरा सोचो इसके बारे में कि क्या अप्रोच यूज कर सकते हो. ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, सपोज इसके N1 मोल्स हैं और इसके N2 मोल्स हैं. जब ये कंटेनर हटेगा तो ये तो कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाएगा, राइट? एवरीबॉडी, ये तो कुछ इस तरह का सिस्टम हो जाएगा. तो इसका वॉल्यूम तो अब गैस V1 प्लस V2 में घूमेगा. ये बात समझ में आ रही है सबको? एवरीबॉडी, ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे ही तुमने सिस्टम हटा दिया तो अब गैस तो V1 प्लस V2 वॉल्यूम में पूरा घूमेगा ना. क्लियर है? ये डाउट है? देखो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, जैसे इस तरह का कुछ है, तो अब ये तो V1 प्लस V2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. और पहले N1 मोल्स थे, तो अब N1 और इसके N2, तो मोल्स देखो क्या है. अब देखो क्या हो गया, मोल्स कितने आ गए? N1 प्लस N2. और वॉल्यूम कितना आ गया? V1 प्लस V2. और टेम्परेचर तो T ही है, तो प्रेशर क्या आएगा बताओ? nRT by V ना, तो N1 प्लस N2 RT अपॉन V1 प्लस V2. क्या है, मुश्किल था? एवरीबॉडी, N1 RT प्लस N2 RT अपॉन V1 प्लस V2. ये मुश्किल था क्या? N1 RT को लिख सकते हैं P1 V1 और N2 RT को लिख सकते हैं P2 V2. तो ये आएगा P1 V1 अपॉन प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2. समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? हाँ आंसर दिया होगा तो आई वुड हैव अप्रूव्ड इट. मैंने थोड़ी डिसअप्रूव किया होगा. आपने आंसर सही दिया होगा तो उसमें क्या है? ऐसा होता है क्या कि सही आंसर देने पे गलत बोल देता हूँ क्या? तो ठीक है एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? तो राइट इट डाउन, लिखो इसको. एक और अप्रोच बताता हूँ, बताना तुम्हें कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा. मेथड 1. डन? एवरीबॉडी डन और नॉट? ओके, मेथड 2 देखते हैं. देखो मेथड 2 भी आसान है. मेथड 2 है सीधा कंजर्वेशन ऑफ मोल्स. कंजर्वेशन ऑफ मोल्स मतलब समझ में आ रहा है? टोटल मोल्स जितने पहले थे बाद में भी उतने ही होंगे ना. जैसे मान लो ये तुम्हारा कंटेनर 1 है और ये तुम्हारा कंटेनर 2 है. लेट्स से दिस इज कंटेनर 1 एंड दिस इज कंटेनर 2. इधर है P1 V1 और इधर अपने को दे रखा है P2 V2. स्टॉप वॉच लगाया हुआ था, स्टॉपर.
अब इसको हटा दिया हमने, एवरीबॉडी इसको अपन हटा देते हैं। तो अब ये जो नया सिस्टम बना, इसमें लिख सकते हैं N1 प्लस N2, यदि इसके मोल्स N1 थे, इसके मोल्स N2 थे, तो इस सिस्टम में N1 प्लस N2 मोल्स होंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N फाइनल। ऑब्वियसली मोल बाहर तो जा नहीं रहा है, एक बोतल में पानी लो और दूसरे बोतल में डालो, या फिर 2 कंटेनर में चलते ऐसा करते रहो, इसमें शरबत इसमें शरबत, इसका कंटेनर इसमें इसका इसमें मिक्स कर दो, या फिर तीसरे कंटेनर में डालो। पानी तो कांस्टेंट है, शरबत कांस्टेंट है तुम्हारा, तो गैस तो कांस्टेंट है ना। तो N1 को क्या लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन RT। N2 को क्या लिख सकते हैं, P2 V2 अपॉन RT। और N फाइनल को क्या लिख सकते हैं, P फाइनल V1 प्लस V2 अपॉन RT। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? ये अपन लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, जल्दी बोलो, इसमें किसी को डाउट है? ओके, राइट इट डाउन। तो अब देखो प्रेशर फाइनल क्या आएगा, P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब देखो कौन सा अप्रोच ज्यादा सही लग रहा है, पहले वाला या ये वाला? कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ज्यादा यूज करते हैं वैसे, मेथड 2 ज्यादा यूज करते हैं, इट इज मोर पॉपुलर। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ज्यादा पॉपुलर है। डन एवरीवन? ओके, सबने लिख लिया है? ओके, ओके। कैसे लगाओगे आदित्य, ये तो कोई वो, तुम्हें टोटल इंडिविजुअल लगाना पड़ेगा ना, सिस्टम बदल गया है आदित्य, तो सिस्टम बदल गया है ना। P1 V1 P2 कैसे लगाओगे, P1 दो सिस्टम मिक्स करके एक हो गया ना। अच्छा जैसे मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये कंटेनर 1 है, दिस इज C1, ये कंटेनर 2 है C2, ये कंटेनर 3 है C3, इसी तरह से n कंटेनर्स थे Cn, और जो कि कनेक्टेड है S1 से S2 से लेकर के Sn तक, ठीक है, या फिर Sn-1। व्हेन S1 S2 से लेकर के Sn-1 आर ओपनड साइमल्टेनियसली, एक साथ खोल दिया, ठीक है, एक साथ सारे को खोल दिए, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर इन द कंबाइंड सिस्टम ऑफ गैस। तुम्हें लगता है कि ये अलग होगा क्या, या सेम अप्रोच यूज होगा, बताओ एवरीबॉडी, कुछ अलग होगा या सेम अप्रोच यूज होगा? सेम ही यूज होगा ना, कुछ नया करेंगे ही नहीं इस बार। इस बार लिखेंगे N1 प्लस N2 से लेकर के Nn इज इक्वल टू N फाइनल। ठीक है एवरीबॉडी, सेम अप्रोच यूज करेंगे। बात सबको चमक रही है नहीं चमक रही? ओके, तो पहले क्वेश्चन लिख लो एक बार।
Written everyone? Okay, write down then. हाँ, टेम्परेचर सेम है सोनाली. ओके, अब जरा देखो इसमें करना क्या है. P1 V1 अपॉन RT प्लस P2 V2 अपॉन RT से लेकर के इस तरह से Pn Vn अपॉन RT इज इक्वल टू P फाइनल V1 प्लस V2 से लेके इस तरह से Vn तक अपॉन RT. तो RT कट जाएगा, तो P फाइनल क्या आएगा बताओ. समेशन PI VI अपॉन समेशन VI. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? मतलब P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से. तो ये आ जाएगा ना P1 समेशन PI VI अपॉन समेशन VI. Okay, write it down then. Done. टेम्परेचर डिफरेंट रहा तो क्या करोगे. P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2 से लेकर के Pn Vn अपॉन R Tn. कल्पेश स्क्रॉल करूं? लो, राइट इट डाउन. अच्छा, टेम्परेचर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे बताओ. एवरीबॉडी, यदि टेम्परेचर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे बताओ. एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. यदि टेम्परेचर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे. अलग टेम्परेचर लिख देंगे और क्या. इज दैट क्लियर? टी कैंसिल ही नहीं होगा, तो इस बार ऐसा रिलेशन बनेगा P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2 से लेकर के Pn Vn अपॉन Tn इज इक्वल टू T फाइनल सिग्मा V अपॉन T फाइनल. बट यहाँ पे T फाइनल निकालना पड़ जाएगा. ये समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो T फाइनल अपने को निकालना पड़ जाएगा ना. यहाँ T फाइनल needs to be calculated. और अप्रोच देखोगे, और भी अप्रोच होते हैं इसमें. आर यू इंटरेस्टेड टू सी मोर ऑफ देम? और भी तरीके होते हैं करने की इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व. टी फाइनल एवरेज रहेगा, आई कैन नॉट से. इट इज नॉट एवरेज आदित्य. It depends on number of moles. If the number of moles are same, then it will be average. एवरीबॉडी, आगे कुछ और अप्रोच देख ले क्या, ये इतना काफी था. एवरीबॉडी, कुछ और अप्रोच देखोगे? अमन से काफी है इतना. ओके, ठीक है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर. ये लिख लिया है ना? एवरीबॉडी रिटन?
ओके हाँ, जो मोल है ना कंजर्वेशन, वो मेथड सबसे सही है, वही यूज करते हैं ज्यादातर। देखो यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, 2 लीटर है, यहाँ 2 atm है, 3 लीटर है, 4 atm है, 5 लीटर है। क्वेश्चन है व्हेन S1 and S2 आर ओपनड साइमल्टेनियसली, एक साथ खोल दिया, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर in the combined system of gas. Siddesh, we can do that. I'll talk about it, don't worry. I'll talk about TF. ये क्वेश्चन करो पहले। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ T कांस्टेंट है। दिस इज आइसोथर्मल मिक्सिंग, अज्यूम कीजिए आइसोथर्मल मिक्सिंग है ये। देखो P फाइनल क्या है एवरीबॉडी, कैन वी राइट P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3? कैन वी राइट दिस? Everybody, can we write this P1 V1 plus P2 V2 plus P3 V3 upon V1 plus V2 plus V3? यही लिख सकते हैं ना? तो कैलकुलेट कीजिए, सब तो दिया ही हुआ है। देखो सब तो दिया है, 1 into 2 plus 2 into 3 plus 4 into 5 divided by 2 plus 3 plus 5। आसान है ना? ठीक है, सबका आंसर आ ही गया होगा अब तो। डन एवरीवन, हो गया, सबका आंसर आ गया? ओके देखो अप्रोच 2, अब देखो नेक्स्ट अप्रोच है। मान लो टेम्परेचर अलग अलग दिए दिए मान लो टेम्परेचर अलग दिया हुआ है, तो क्या करोगे? नेक्स्ट अप्रोच, जैसे मान लो T1 दिया है, T2 दिया है, मिक्स किया, ठीक है, और ये Tn दिया है, ठीक है, T फाइनल अननोन है, तो क्या करोगे? T फाइनल कैसे निकालोगे? इन सबको मिक्स कर दिया, एक कंटेनर खोल दिया, मतलब इस तरह का S1 लगाया हुआ था, इस तरह से Sn लगा रहे हैं, तो T फाइनल कैसे निकालोगे? कोई अप्रोच है क्या? मतलब समझ में आया? कंटेनर 1 कंटेनर 2 कंटेनर 3 मिक्स किया, स्टॉपर लगा हुआ था, खोल दिया, स्टॉपर हटा दिया, तो सारे गैसेस मिक्स हो जाएंगे। फाइनल टेम्परेचर निकालने का कोई तरीका है अपने पास? एवरीबॉडी, कोई तरीका है? देखते हैं। कैन वी कंजर्व एनर्जी? एवरीबॉडी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या? जरा बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल के बारे में तुम अब तक क्या समझ पाए हो? गैस को कितना पहचाने हो अब तक, बताओ। गैस मॉलिक्यूल टकराते रहता है, बट क्या उसकी गैस के पास कौन सी एनर्जी होती है एवरीबॉडी? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी अवेलेबल विद द गैस? काइनेटिक एनर्जी, राइट? डज इट हैव एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी? गैस के पास कोई और एनर्जी होता है क्या? ओके, बिल्कुल सही, कुछ और होता ही नहीं इसके पास। तो अब एक बात बताओ, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कभी कम होती है? यदि गैस की काइनेटिक एनर्जी कम होने लगी, तो गैस धीरे धीरे थक के फाइनली बैठ जाएगा और सॉलिड बन जाएगा, बट ऐसा होता है क्या?
यानी गैस की काइनेटिक एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है। आर यू गाइस क्लियर? एवरीबॉडी, गैस जब मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। तो कैन वी यूज दिस रिलेशन कि काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 से लेकर के काइनेटिक एनर्जी n विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ना, जो इंडिविजुअल, जैसे इसका ke1 था, इसका ke2 था और इसकाken था। फाइनल सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी ke फाइनल होगी वो इन सब के सम के बराबर होगी। टेम्परेचर घटाया नहीं ना, टेम्परेचर तो हमने घटाया कहाँ है सलोनी, हमने तो मिक्स कर दिया ना। टेम्परेचर हमने किसी का कम किया है। अच्छा, पता है काइनेटिक एनर्जी गैस लूज कब करेगा? एवरीबॉडी, गैस काइनेटिक एनर्जी लूज कब करेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन कब करेगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, ये सवाल समझ में आया मैंने क्या पूछ लिया? जब हम पूरा सिस्टम को हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे, जब हम एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज होने देंगे तब, ये समझ में आ रहा है? सिस्टम को कंबाइंड हम हीट कर दें या फिर कंबाइंड ठंडा कर दें तो काइनेटिक एनर्जी लॉस या गेन होता है। ये बात सबको चमक रही है नहीं चमक रही है? हम सिस्टम को अंदर ही अंदर इंटरनली रीअरेंज कर रहे हैं ना, हमने कुछ हीट दिया थोड़ी। तुमको ठंडा कब महसूस होगा बताओ? व्हेन डू यू फील कोल्ड? एवरीबॉडी, व्हेन डू यू फील कोल्ड? अरे ठंड कब लगती है यार बताओ? जब बाहर का इन्वायरमेंट ठंडा है और आपके बॉडी से हीट जा रही है बाहर, दैट इज व्हाई यू फील कूल, राइट? तो व्हेन यू हीट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, देन यू फील कोल्ड। तो यहाँ पे हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम सिस्टम को कोई एक्सटर्नल हीट दे रहे हैं, तो अब तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी ना। आर यू कन्विंस्ड नाउ और यू स्टिल हैव एनी डाउट? ओके, सो वी आर नाउ कन्विंस्ड कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहने वाली है। तो फाइन, राइट इट डाउन देन। रिटर्न एवरीवन। ओके, देखो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं आगे, उसका फॉर्मूला मतलब बिकॉज हम लोग ये कर रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज 3/2 nRT। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं ये आगे देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज 3/2 nRT। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये हम डिराइव करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम ये फॉर्मूला यूज कर लें, चलेगा ना? एवरीडे, यदि हम फॉर्मूला यूज कर ले तो चलेगा, डिराइव कर लेंगे हम बाद में। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 n1RT प्लस 3/2 n2RT से लेकर के 3/2 n इज इक्वल टू 3/2 n फाइनल r t फाइनल। तो हमें कुछ मिला इस बार, r कैंसिल हो रहा है एवरीबॉडी, 3/2 r कैंसिल हो रहा है ना। तो हमें t फाइनल क्या मिला एवरीबॉडी? तो t फाइनल क्या मिला? n1 t1, ठीक है, प्लस n2 t2 से लेकर के n tn इज इक्वल टू n फाइनल t फाइनल। डन। ओके, ये फॉर्मूला है अमन, मैंने बोला ना कि ये तो आएगा, हम लोग डिराइव करेंगे इसको।
ठीक है, तो टी फाइनल क्या आएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 से लेकर के NN TN अपॉन N फाइनल। तो इसको ऐसा लिख दें, समेशन Ni Ti अपॉन समेशन Ni। एवरीबॉडी, राइट इट डाउन। डन। तो देखो ये थे अप्रोच। तो अब गैस में जब तुम आइडियल गैस के क्वेश्चन करोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें बहुत मिलेंगे। इसमें इससे ज्यादा कुछ और होता नहीं है, इसी तरह की चीजें रहती हैं। आई होप यू आर कंफर्टेबल इन दैट। इसमें कंफर्टेबल हो ना। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोल्स और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही दो अप्रोच है जो हम लोग यूज करते हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, और दूसरा क्या है बताओ एवरीडे, दूसरा मेथड क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, और दूसरा मेथड क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फाइनल प्रेशर आ जाएगा ना सलोनी, फॉर्मूला लिखा था ना हमने, टी फाइनल नहीं निकल रहा था ना अपना, तो अब तो टी फाइनल निकाल दिया ना। देखो ना, टी फाइनल चाहिए था अपने को, तो अब तो टी फाइनल आ गया, तब तो निकलेगा ना सलोनी। इज दैट क्लियर? ओके, ओके, ठीक है। तो अभी सबको समझ में आ रहा है गैस स्टेट में मजा आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? हम्म, कोई कुछ बोलेगा? ठीक है, ठीक है। देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये भी अच्छा टॉपिक है, इसमें भी ठीक लगेगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है उसकी बात करते हैं। जैसे अपना एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, ठीक है, उस कंटेनर में गैस डाल देते हैं ए, तो टोटल प्रेशर क्या आएगा? एवरीबॉडी, प्रेशर ऑफ ए आएगा या नहीं आएगा? एवरीबॉडी, यदि इस कंटेनर में अपने गैस ए डाला तो प्रेशर आएगा ए। अब इसमें एक काम करते हैं, बी भी डाल देते हैं, तो बी डालने के बाद प्रेशर क्या आएगा एवरीबॉडी? बी डालने के बाद प्रेशर क्या आएगा? पी ए प्लस बी भी आएगा। अब सी डाल देते हैं तो क्या होगा बताओ? तो अब प्रेशर क्या आएगा एवरीबॉडी? अब इसमें सी भी ऐड कर दिया तो प्रेशर क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। फिर डी भी ऐड कर दिया तो एवरीबॉडी, अब डी भी ऐड कर दिया तो अब आएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी। फिर ई ऐड कर दिया तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस पीई। सिमिलरली यदि n नंबर ऑफ गैसेस ऐड किया तो Pt क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2 से लेकर के Pi, यानी Pt इज समेशन Pi। कैन वी राइट दिस एवरीबॉडी? Pt इज समेशन Pi। तो ये हो गया टोटल प्रेशर, और ये जो इंडिविजुअल गैस के कंपोनेंट्स हैं इनको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है गैस का जिसमें 3-4 गैसेस हैं, ठीक है? तुम्हारे पास एक सिस्टम है गैस का जिसमें 3-4 10 15 20 25 कितने भी हो सकते हैं। पीटी टोटल प्रेशर है सिद्धेश, टोटल प्रेशर लिखा तो पीटी। तो तुम्हारे पास 10-15 गैस हैं, तो टोटल प्रेशर सारे गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा क्या? ओके then write it down. Written everyone? ओके हाँ, ये गिवन वॉल्यूम में ही ट्रू होगा। एक कंटेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है? रिटन एवरीवन? देखो अब टॉपिक क्या है, कंसेप्ट क्या है? फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन रिएक्टिंग, ये समझ में आ रहा है नॉन रिएक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एवरीबॉडी कैन यू आंसर दिस, व्हाई इज नॉन रिएक्टिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर? यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, अरे रिएक्ट करना नहीं रिएक्ट करें ऐसा क्यों लिख दिया? एवरीबॉडी टेल मी। रिएक्ट किया तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मोल्स भी चेंज हो जाएंगे, पार्शियल। अरे जैसे मान लो H2 गैस है, O2 गैस है और लिक्विड बन गया, तो इसका तो प्रेशर ही नहीं रहेगा ना, ठीक है? मान लो N2 है, 3H2 के साथ रिएक्ट करता है तो 2NH3 बनाएगा। अब तो 4 मोल से 2 मोल बना रहे हैं, तो प्रेशर बहुत सारे कुछ चेंज हो जाएगा ना, मोल चेंज हो जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए नॉन रिएक्टिंग की बात कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, द टोटल प्रेशर exerted by combined system of gas is equal to the sum of individual partial pressures, ठीक है? इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स, यानी पीटी इज सिंपली समेशन पीआई। देखिए यहां पर एक और चीज है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। एवरीबॉडी, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए पूरे सिस्टम का। रिटर्न वॉल्यूम तो सेम कंटेनर है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना श्रेयस, सेम कंटेनर है तो कांस्टेंट तो ही रहेगा ना वॉल्यूम।
हाँ, आइसोथर्मल मिक्सिंग में तो ट्रू रहेगा ही ना। आइसोथर्मल मिक्सिंग में ट्रू क्यों नहीं रहेगी? ट्रू रहेगी प्रणव। दिस विल बी ट्रू इन आइसोथर्मल मिक्सिंग क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या है, ये लिख लिया है तुमने? एवरीडे डन? ओके, देखो इसको डिराइव कर लेते हैं। अच्छा रुको, ठीक है। वॉल्यूम इसमें लेकिन, अरे यार उसमें ये आइसोथर्मल मिक्सिंग का ही केस है। एक कंटेनर के लिए लोगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। एक कंटेनर के लिए लोगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। डन। जैसे मान लो अपने पास ये कंटेनर है, तो जब हम एक सिस्टम को यहाँ पर गैस में एक साथ मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग कंटेनर्स में पहले डालते थे, और यहाँ पर हम एक ही कंटेनर में डाल रहे हैं, तो अब देखो एन फाइनल या फिर एन टी इज एन वन प्लस एन टू, मतलब एक दो तीन बहुत सारे गैस डाल दिया तुमने इस तरह से, तो एन थ्री से लेकर के एन एन तो चलेगा ही ना। एन टी क्या आएगा? पी फाइनल वी अपॉन आर टी। देखो सारे सेम कंटेनर में है, और गैस जो है वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है। ठीक है, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो ये आएगा पी वन वी अपॉन आर टी, ये आएगा पी टू वी अपॉन आर टी से लेकर के पी एन वी अपॉन आर टी। तो अब समझ में आ रहा है प्रणव? तुम्हारा डाउट अब क्लियर हुआ? तो अब तो वी बाई आर टी कट जाएगा ना, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोल से आ गया ना। आइसोथर्मल मिक्सिंग ये। अरे तो अलग अलग कंटेनर रहता था सलोनी, इसलिए अलग अलग यूज करते थे। यहाँ सेम कंटेनर तो सेम यूज करेंगे, राइट? अरे अलग अलग कंटेनर मिक्स करते थे तो V1 V2 यूज करते थे। यहाँ सेम कंटेनर में तो सारे गैसेस पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। डन एवरीवन? ओके। अच्छा देखो कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मान लो अपने पास P टोटल V, यदि दो गैसेस है तो ना, अमन, दो गैसेस के लिए अप्लाई होगा वो। प्लीज रिपीट दिस। सिद्धेश देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे, जैसे तुमने एक दो गैस है, ये गैस है तुम्हारा 1 2 3 4, इनको तुमने मिक्स किया, तो टोटल मोल्स तो ऐड होते जाएंगे ना। टोटल एन टी इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर से लेकर के जितने मोल्स तुमने मिक्स किए, राइट? तो एन टी यानी टोटल मोल्स के लिए तुम लिख सकते हो पी फाइनल वी अपॉन आर टी। एन वन के लिए लिख सकते हो पी वन वी अपॉन आर टी। एन टू के लिए लिख सकते हो पी टू वी अपॉन आर टी, और पी एन के लिए लिख सकते हो पी एन वी अपॉन आर टी। इज दैट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। ठीक है,
तो अब इसको फिर सॉल्व कर लो और तुम्हारा v बाई rt कैंसिल हो जाएगा, फिर v फाइनल p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn तक आ जाएगा। अच्छा एक और है, मतलब इसको और तरीके से लिख सकते हैं। ये तो अब सबसे पहला तरीका जो हमने लिखा, मान लो गैस ए का प्रेशर Pa है, गैस बी का प्रेशर Pb है, गैस सी का प्रेशर इस तरह से Pc है, डी का Pd है और ई का Pe है। तो एवरीबॉडी कैन वी राइट Pa इज इक्वल टू NaRT अपॉन V, ये लिख सकते हैं। और टोटल प्रेशर क्या आएगा, सिग्मा n RT अपॉन V, ये लिख सकते हैं ना। तो Pa अपॉन Pt क्या आएगा, Na अपॉन सिग्मा n यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A XA, ये समझ में आया। तो Pa इज XA इंटू Pt, ये क्लियर हुआ। Pa इज XA इंटू Pt, यानी पार्शियल प्रेशर, जैसे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू XA। XA क्या है एवरीबॉडी, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अरे गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, और Pt क्या है, टोटल प्रेशर। क्लियर हो या नहीं हो। उसको जी नहीं बोलते, उसको एक्स बोलते भैया, एक्स से मोल फ्रैक्शन। एवरीबॉडी क्लियर है। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, क्लियर और नॉट। ओके देन राइट डाउन। ओके तो हमारे पास देखो अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में जो फाइनली रिलेशंस बन करके आए हैं, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर रिलेशंस बन के आए हैं अपने पास, क्या है वो, एक तो कि Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2 से लेकर के Pn, और Pt इज इक्वल टू सॉरी Pa इज इक्वल टू Pt इंटू XA। यही दो रिलेशंस आए ना अपने पास। एवरीबॉडी क्लियर। डन कल्पेश। ओके तो अब आ गया Pa इज इक्वल टू Pt इंटू XA, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो रिलेशंस अपने को हमने पढ़ा है। एक दो क्वेश्चंस कर लें एवरीबॉडी, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लें। ठीक है देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है गैस का जिसमें टोटल प्रेशर है 10 atm, और इसमें गैसेस हैं हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इनके टोटल है 10 मोल, और ऑक्सीजन का है 2 मोल, हीलियम का है 3 मोल, और N2 का है 5 मोल। देखो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर of HeO2 and N2 gases।
निकल जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, 3 2 और 5 ही होगा। सबका आ गया आंसर? एवरीडे सबका आंसर आया? ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया? स्पेसिफिक गैसेस के लिए पूछ रहा है ना, पार्शियल प्रेशर्स, हीलियम का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, N2 का क्या होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। क्लियर? किसी ऐसा कितने लोग हैं जिनका आंसर नहीं आया? हाइड्रोजन नहीं, गैसेस के लिए वैलिड है मन। अरे देखो, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो He का, ये 3/10 है। मोल फ्रैक्शन O2 का निकालो, 2/10 है। और मोल फ्रैक्शन N2 का निकालो, ये 5/10 है। तो मोल फ्रैक्शन सबका आ गया, राइट? तो अब पार्शियल प्रेशर हीलियम का क्या आएगा? 3/10 इंटू 10, 3। पार्शियल प्रेशर O2 का क्या आएगा? 2/10 इंटू 10, 2। ठीक है। पार्शियल प्रेशर N2 का क्या आएगा? 5/10 इंटू 10, क्या आएगा ये? 5। आसान है ना? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं। देखो, अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? एवरीबॉडी, तुम्हें लगता है गैस और वेपर सेम चीज है या अलग अलग? कोई बता सकता है इसके बीच का अंतर? एक चीज होता है गैस और एक होता है वेपर। तुम्हें लगता है कि सेम है या अलग अलग है? कोई अंतर है इनके बीच में? राइट डाउन। ठीक है, लिख लो लिख लो। पार्थ, आई हैव स्क्रोल्ड अप, डोंट वरी, राइट इट डाउन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैस और वेपर के बीच में। हाँ ठीक है, बात करेंगे आयुष। ये अब कोई बता सकता है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है? एवरीबॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर? कोई बताएगा क्या अंतर है? अच्छा, कुछ रीजन है क्या कि वाटर जो है, H2O गैस को अपन वेपर बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस बोलते हैं? इसको हम वेपर बोलेंगे और इसको गैस बोलेंगे, कोई दिक्कत? दोनों सेम टेम्परेचर पे है लेकिन। एवरीबॉडी, CO2 को 298 केल्विन के ऊपर या फिर 5 साढ़े या फिर 310 केल्विन पे भी वाटर को वेपर बोलेंगे। वाटर का जो ऊपर मतलब गैस वाला फॉर्म है, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड को गैस बोलते हैं। तो देखो है क्या, अ सब्सटेंस above its boiling point, above its boiling point is called gas.
ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यदि कोई चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती है ना तो उसको गैस बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे है, ठीक है, माइनस समथिंग डिग्री सेल्सियस है। तो यदि तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसको गैस बोलेंगे, ठीक है। तो अभी जो अपना टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हम एग्जिस्ट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस बोलो, इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर है, इसलिए इसको अपन गैस बोलते हैं। इस टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉइलिंग पॉइंट से काफी ऊपर है, इसलिए इसको अपन गैस बोलेंगे। पर तुम्हें लगता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है एवरीबॉडी? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो स्टीम बनेगा या फिर जो वेपर बनेगा वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है, ठीक है। तो a substance in the gaseous phase, a substance in gaseous phase below its boiling point but above melting point, इसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, is called vapor। ये समझ में आ रहा है? वाटर को वेपर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है। इज दैट क्लियर? वाटर को वेपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है। तो ये एक चीज होगी कि गैस और वेपर में अंतर। अच्छा, वेपर गैस के लिए P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं ना हम एवरीबॉडी, बट क्या वेपर के लिए लगा सकते हैं एवरीबॉडी? वेपर के लिए लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, वेपर के लिए नहीं लगा सकते। राइट डाउन, पहले लिखो ये। रिटन एवरीवन, एवरीबॉडी रिटन? क्यों नहीं लगा सकते? विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी। इतना जल्दी में क्यों भाई? बात करेंगे ना, हर चीज का एक सही समय होता है। क्लाइमैक्स इतना जल्दी थोड़ी बताया जाता है। थोड़ा तुम भी सोचो, थोड़ा सस्पेंस रहने दो ना। एक्चुअली में प्रथमेश ये रीजन नहीं है जो तुम बोल रहे हो। नहीं मतलब मैंने एक नॉर्मल टेम्परेचर लिख दिया, किसका टेम्परेचर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक नॉर्मल रेंज बता रहा था कि इस टेम्परेचर में क्या किसको बोल सकते हैं। एवरीडे रिटर्न? ये सबने लिख लिया ना? ओके, अब देखो वेपर और गैस में अंतर क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। वेपर पे क्यों नहीं लगाते? एक्चुअली रीजन है कि उसमें केमिकल इक्विलिब्रिया होता है और इक्विलिब्रियम एडजस्ट करता है अपने आप को, और उस इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। जैसे जब वाटर इवापोरेट करेगा ना तो वाटर और वेपर के बीच में इक्विलिब्रिया डेवलप हो जाती है, और वो इक्विलिब्रिया रिएक्शन वो, और उसका जो वेपर है वो वेपर प्रेशर होता है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिएक्शन का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जैक्ट रीजन तुम्हें मिलेगा कि व्हाई इज इट कांस्टेंट एंड व्हाई डजंट इट चेंज, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल, उसके अंदर ही आएगा ये टॉपिक। तो वो तो केमिकल इक्विलिब्रियम का रीजन है, थर्मोडायनेमिक रीजन है, ठीक है।
ठीक है, तो वो इसका एग्जैक्ट रीजन तो वो है। अभी के लिए वो केमिकल इक्विलिब्रियम में ही क्लियरली मैं डिफाइन कर पाऊंगा और वहीं पे तुम्हें एग्जैक्टली चमकेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ओवरव्यू तो पूरा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला टॉप कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां पे। इक्विलिब्रिया होता है ना लिक्विड और वेपर फेज के बीच में, जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन अपोज करते हैं एक दूसरे को, तो वो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है। क्योंकि देखो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है, मैं एक बार फिर भी रफ आइडिया दे रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है, तो उसका दोनों फेज है, दैट इज टू फेज सिस्टम। प्रथमेश ने ये बात बोली थी, लेकिन वहां पे इक्विलिब्रिया होता है, वो रीजन है। ठीक है प्रथमेश, तुमने टू फेज सिस्टम की बात बोली थी कि लिक्विड भी है वेपर भी है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है, तो दोनों फेज एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अब दोनों फेज में इक्विलिब्रिया हो जाएगा ना, तो रिएक्शंस आगे पीछे करते हैं एक दूसरे को अपोज, और उसका रीजन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है, जो आप एग्जैक्ट डिटेल्स केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े। बट यदि तुम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चले जाते हो, ध्यान से सुनना, यदि तुम बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चले जाते हो तो वो सिंगल फेज सिस्टम होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास गैस ही है, तो बिल्कुल गैस की तरह बिहेव करता है, कोई इक्विलिब्रिया किसी भी प्रकार का नहीं होता है, और उसके लिए हम गैस लॉज आसानी से लगा सकते हैं, आइडियल गैस की तरह उसका बिहेवियर बता सकते हैं। ठीक है, देखो आगे और भी चीजें हैं, बट विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है अपने पास। कोई डाउट है आज की क्लास में? ओके, कोई डाउट नहीं है, तो होमवर्क कहाँ से दे बताओ, कहाँ से होमवर्क करना पसंद करोगे? ठीक है, मैं एक्सरसाइज 1 से 20 दे देता हूँ। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन में भी देख लेता हूँ, इंटेक्स्ट में एक सेकंड ना, इंटेक्स बताता हूँ मैं। इंटेक्स क्वेश्चन में इंटेक्स क्वेश्चन में 2, 3, 4 इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 2, 3, 4 इतना काफी है, इतना ही करो, ज्यादा नहीं करो। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। चलो फिर, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको कायदे से कर लेना, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, वेपर और गैस के बीच में अंतर बताऊं, चित्तेश आर यू देयर? देखो मैं बता रहा हूँ वही कि गैस और वेपर का अंतर यही है कि एक लिक्विड का या फिर किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चले जाओ तो सिर्फ तुम्हें क्या मिलता है। सी, यदि तुम किसी चीज के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चले जाते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गैस मिलेगा। इज दैट क्लियर? जैसे मान लो कोई लिक्विड है या फिर कोई भी चीज है जो कि गैस लिक्विड सॉलिड तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन के ऊपर वो गैस ही होगा ना। ये बात चमक नहीं रही है तुम्हें? तो 300 केल्विन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैस है, तो जहां पे सिर्फ गैस है वहां पे गैस लॉ लगाओ। 300 केल्विन के नीचे गैस के साथ उसका लिक्विड फॉर्म भी है, तो अब उस 300 के नीचे में जो गैस का फॉर्म है उसके साथ लिक्विड भी है, तो टू फेज सिस्टम है, इक्विलिब्रिया पॉसिबल है, तो वहां पे वेपर बोलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट के नीचे चले जाओ तो सॉलिड है, वहां बात ही खत्म हो जाती है। तो गैस एग्जैक्टली गैस का बिहेवियर कब दिख रहा है बताओ? सिद्धेश टेल मी, एग्जैक्टली गैस का बिहेवियर किस पॉइंट के ऊपर दिख रहा है, किस टेम्परेचर के ऊपर दिख रहा है? इज देयर अ स्पेसिफिक रेंज वी आर कंसर्न्ड अबाउट? Above boiling point, right? So that is how I have defined it. A system or a substance above its boiling point is called gas, और वहां पे अपन गैस के लॉज बिंदास लगा सकते हैं बिना टेंशन के, बेझिझक। ठीक है, CO2 का वेपर प्रेशर पॉसिबल है सलोनी, बट वो काफी लोअर टेम्परेचर पे पॉसिबल है। ठीक है, CO2 लिक्विड में कन्वर्ट करोगे उसके बाद ही आएगा ना सलोनी, इज दैट क्लियर? एंड वी डू नॉट लिव इन दैट टेम्परेचर, हम जो टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं दैट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर पे CO2 गैस है, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी नीचे है। ठीक है, तो इसलिए इसको गैस बोलते हैं।
तुम किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओ, हो सकता है तुमको CO2 लिक्विड फॉर्म में मिले और वहां पे आइस सॉलिड होता हो, वाटर सॉलिड होता हो, राइट, और तुम CO2 को लिक्विड बोलो. That is possible, but the frame of reference we are in, the kind of temperature we are living with, यहाँ पे हम उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं. Okay guys, is that clear now? Yeah, goodbye. We'll meet in the next class.